नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी की अंदरूनी कलह और गुटबाजी इस समय मोदी और शाह यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टेंशन बढ़ा रही है। और आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। उसकी कई सीटों पर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कब्जा है। योगी और मोदी यानी हिंदुत्व के इन दो फायर ब्रांड नेताओं के चुनाव प्रचार के बावजूद बीजेपी ने अपनी कई सीटें लोकसभा चुनाव में गंवा दी। स्मृति ईरानी जैसे तेज तर्रार नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी बड़ी मुश्किल से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जीत पाए। और इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है कि आखिर इस हार की वजह क्या है। और इस मंथन के दौरान अब एक दूसरे पर बिना नाम लिए ठीकरा फोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी की इस खींचतान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज पहले एक ट्वीट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, ट्वीट में क्या कुछ कहा, सब आपके सामने लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है वो अब देश की धरातल पे है। और देश के केंद्र बिंदु अगर एपी सेंटर कहें तो वो दिल्ली है। और दिल्ली की सत्ता कैसे हिलती हुई दिखाई देती है वो सब कुछ हम समझेंगे। पहले अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा। उसमें दोनों डिप्टी सीएम बुलाए नहीं गए, एक डिप्टी सीएम दिल्ली में मीटिंग कर रहे, तो क्या कोई फेरबदल? कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और था नहीं मर। पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या करना है? जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं वो विभाग तो सबसे करीब है उनके। तो सुन रहे थे आप, कह रहे हैं यहां अखिलेश यादव की कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। विधायक आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है, सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसीलिए इन्होंने अपना ध्वस्तीकरण का फैसला टाला है। और ये सिर्फ टाला है, हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। शिक्षकों की जो ऑनलाइन अटेंडेंस थी इसके आगे वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, उसे वो स्थगित नहीं बल्कि निरस्त होना चाहिए। भाजपा के लोगों की कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया है। ये सारी बातें यहां पर अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। और अखिलेश यादव ने इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि सरकार कमजोर हो गई है, इसीलिए बौखला गई है। जरा वो भी सुन लेते हैं। सरकार यानी यूपी की सरकार कैसे कमजोर हो गई है, दिल्ली की सरकार कैसे कमजोर है और इसीलिए कैसे वो बौखला रहे हैं, ये सारी बातें भी अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। सुन लीजिए जरा। ये आपका असर तो हुआ होगा, लेकिन असली असर हुआ है जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं जो संघर्ष से कहीं बढ़ न जाए। समाजवादी लोग लगातार संपर्क में थे, रविदास जी लगातार संपर्क में थे, पीछे बैठे हुए लोग दोनों संपर्क में थे। और आप तो हीरो निकले ही मुझे सुनने में आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि आज तक को पैकेज कितना मिलता है। तो इसलिए ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। तो किसने फैसला लिया था घरों को हटाने का? कौन लोग थे? क्या मुख्यमंत्री खुद थे? तो अब तो मुख्यमंत्री कह देंगे हम नहीं थे, अधिकारी थे। सरकार खुद फैसला ले रही थी और फिर उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे जिस सरकार ने सबसे देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट खराब किया हो। जो गोमती रिवर फ्रंट है वो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट होता है, तो उनसे कोई उम्मीद करोगे कि नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं।
रिवर फ्रंट बनता है रिवर पर, नाले पर नहीं बनता है। आप मुझे ये बताओ, उस नाले का पानी साफ करने का क्या है? तो यहां साफ साफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार खुद कमजोर हो गई है, इसलिए वो बौखला गई है। और इससे पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था, और ट्वीट में क्या कुछ कहा जरा वो भी आपके सामने लेके आता हूं। यहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़ फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है, ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। और जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में अब कोई नहीं है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। केशव प्रसाद मौर्य इसके बाद ट्वीट करते हैं और इसी मसले पर लिखते हैं कि सपा समाजवादी पार्टी बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। ये बात लिख रहे हैं फिर एक बार डबल इंजन सरकार, ये बात लिख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। अब दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य सत्ता में वापसी का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अपने जवाब में वो इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि योगी ने समीक्षा बैठक में अति आत्मविश्वास के कारण हारने वाली जो बात कही थी, उस पर क्या वो सहमत हैं। क्योंकि याद कीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने अभी रविवार को ही कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा इसीलिए हारी है इस लोकसभा चुनाव में, दूसरे नंबर पर चली गई क्योंकि उसमें अति आत्मविश्वास आ गया था। क्या इस बात से केशव प्रसाद मौर्य सहमत हैं? हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था उस समय कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और इस बयान के बाद आज वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र चौधरी, जो वहां के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, दोनों को नड्डा ने तलब किया था। और इस घटनाक्रम से जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी चाहे दावे कर ले कि वो पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन जिस तरह से उसकी कमजोर कड़ियां सामने आ रही हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल की वो बात सच होती हुई दिखाई दे रही है कि अब शायद योगी की सीएम की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। वैसे भी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई कायम है, यह हम देख रहे हैं। और 2017 में उस समय आप याद कीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे और उनके अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने चुनाव जीता था, लेकिन सीएम की कुर्सी योगी को मिली, केशव प्रसाद मौर्य को नहीं मिली। और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में जिस तरह से बीजेपी को हार मिली, उससे उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठे। अखिलेश यादव ने इसी खींचतान का खुलासा अब किया है। और अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा अगर देखें, दूसरी तरफ चलें तो वेस्ट बंगाल चलिए, पश्चिम बंगाल, जहां शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं, यानी जो हमें वोट देगा हम उसके साथ हैं, बाकी बातें बकवास है। बकवास क्या? तो ये सबका साथ सबका विकास, इसको बंद करो। ये सबका साथ सबका विकास का नारा किसका है? ये नारा नरेंद्र मोदी का है। शुभेंदु अधिकारी किस पार्टी में है? आज की तारीख में वो बीजेपी में है। तो क्या अपनी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी बात कर रहे हैं? जरा उनकी बात बांग्ला में है, लेकिन महत्वपूर्ण, आप लोग सुन सकते हैं। बहुत सारे हमारे बंगाली साथी इस कार्यक्रम को देखते हैं, वो तो बिल्कुल सुन सकेंगे, समझ सकते हैं। लेकिन जो नहीं समझते हैं, इतना तो समझ ही जाएंगे कि सबका साथ सबका विकास का जिक्र किया जा रहा है। जरा सुन लीजिए शुभेंदु अधिकारी, और क्यों अंदरूनी कलह चल रही है, क्यों अंदर खाने बीजेपी में बुरा हाल है, यह हम समझेंगे। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी को। আমি বলে দিয়েছি যা বলার, লড়াই চলছে, চলবে, সবাই লড়বেন তো, আগের মতো লড়বো তো, একসাথে লড়বো তো, সবাই মিলে লড়বো, আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো
আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। तो दोस्तों ये भाषण नहीं बल्कि ये सांप्रदायिक नफरत है, जहर उगल रहे हैं यहां पर शुभेंदु अधिकारी। और ये न सिर्फ अपने मुखिया और इस देश की परंपरा, मुखिया छोड़ दीजिए, इस देश के ताने बाने को तोड़ने वाला यह भाषण दे रहे हैं, जहां ये साफ साफ हिंदू और मुसलमान के भेद को बढ़ा रहे हैं, अंतर को बढ़ा रहे हैं जो उनकी पार्टी करती आई है। और खुलकर एक मंच से यह ऐलान कर रहे हैं कि कोई सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ हम उनके साथ। यानी जो आपको वोट देगा, आप क्या उनके प्रतिनिधि चुन के गए हैं जिसने आपको वोट दिया है, या आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि बन के गए हैं? ये इन जनप्रतिनिधियों को समझना होगा, और समझना उन लोगों को भी होगा जो इस देश के नागरिक हैं और जो समझते हैं कि हम इनको वोट दे रहे हैं तो ये हमारा विकास करेंगे। ये विकास नहीं बल्कि आपका विनाश करेंगे, ये आप जान लीजिए। और इसीलिए यहां जरूरी है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, और ऐसे भाषण को आपके सामने हम इसलिए लेके आए, ये नफरती भाषण है, और इस नफरती भाषण का जितना ज्यादा आप विरोध कर सकते हैं तो कीजिए। लेकिन बीजेपी के अंदर बवाल मचा हुआ है और उसका बुरा हाल उत्तर प्रदेश से लेकर सब जगह है। क्यों है, इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक आखिर क्यों गहमा गहमी का आलम है, उसमें एक राज्य और जुड़ गया है, वो राज्य है हरियाणा, जहां कल अमित शाह भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि हमें बैसाखियों वाली सरकार नहीं चाहिए हरियाणा में। ये बैसाखी शब्द कहां से आ गया? चलिए, खैर, ये शब्द बहुत परेशान कर रहा है शायद। हमारे साथ देखिए 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। सीधे पहले आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे, चलिए थोड़ा सा उनसे इतर पहले उत्तर प्रदेश, और उससे आपसे बेहतर और कौन बताएगा उत्तर प्रदेश का सूरत हाल, क्या इसका असर दिल्ली पे पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको? और अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने गए हैं, ऑब्वियस है कि इस्तीफा देने नहीं गए हैं, कहा जा रहा है कि वो विधानसभा सत्र बुलाने के लिए, उस पर चर्चा के लिए गए हैं, लेकिन कुछ तो चल रहा है अंदर खाने। वो क्या चल रहा है सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। ये उत्तर प्रदेश में सही कहा तो कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन ये अचानक नहीं चलना शुरू हुआ। ये तो दिख नहीं रहा था। जैसा होता है ना कि जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तब तमाम तरह के जो कीट पतंगे हैं वो आपके ऊपर हमला कर देते हैं, और विभिन्न तरह के रोग जो आप में छिपे रहते हैं वो सामने आ जाते हैं। ये सवाल इम्यूनिटी का है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो 2014 से शुरू होकर के 2022 तक प्रतिरोधक क्षमता थी, वो 2026 में तार-तार हो गई, 2024 में तार-तार हो गई। उसके पास वो ताकत नहीं रह गई, उसके उस नेतृत्व में वो क्षमता नहीं रह गई कि वह पार्टी में जो के प्रति लोगों का आकर्षण बनाए रखे, और एक नेतृत्व को लेकर के जो लोगों के मन में विश्वास होता है उस विश्वास को बनाए रखे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बुरी पराजय हुई। अगर आप याद कीजिए तो यह जो स्थिति थी, माने आपसी मतभेद की, यह 2017 में ही सामने आ गई थी। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, बहुमत प्राप्त किया, तो नेता विधायक दल के चुनाव को लेकर के ही मतभेद सामने आ गए थे। केशव जी मौर्य एक प्रमुख दावेदार थे, लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, और केशव जी ने अपनी नाराजगी को व्यक्त करने में कुछ संकोच नहीं किया। निश्चित रूप से कोई भारतीय जनता पार्टी की जो शैली होती है, कोई बहुत उन्होंने विद्रोह नहीं कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने कारण धाम से। और योगी जी ने भी अपनी ताकत दिखाई। अगर आप याद कीजिए तो 2017 में केशव जी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश का उस समय का एनेक्सी का भवन होता था, अभी भी है वो,
और उस 5वें तल पर मुख्यमंत्री का कार्यालय होता था, जो अब लोक भवन में चला गया। पहले लोक भवन नहीं होता था। उसी तल पर बैठने की कोशिश किया था केशव जी ने, और मुख्यमंत्री ने, मैंने योगी जी ने वहां एकदम उनको कोई जगह नहीं दी। यहां तक कि उनका नेम प्लेट भी लग गया था, उसको भी हटवा दिया। बाद के भी दिनों में दोनों के बीच में तनातनी साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन चलता रहा। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अगर आप याद कीजिए तो विधायकों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया था और विधानसभा के अंदर धरना दिया था जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह जो आंतरिक मतभेद है उसका बहुत असर नहीं पड़ा। जो अभी केशव जी ने बयान दिया कि सरकार से बड़ा संगठन है, इस तरह का बयान उन्होंने पहले भी दिया था, 2 बार उन्होंने दिया हुआ है, तब भी पार्टी ने नहीं ध्यान दिया। 2022 के चुनाव के बाद जब ये स्थिति बनी, दोबारा सरकार बनकर के आई, उस समय भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या योगी आदित्यनाथ को बदलने की ताकत तो किसी के पास नहीं थी, क्योंकि 2022 का चुनाव तो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द ही हुआ था जी। लेकिन उनको उस समय तो कोई स्थिति नहीं बन रही थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने केशव जी मौर्य के चुनाव हारने के बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात पूरी तरह से मैंने पब्लिक डोमेन में थी, लेकिन उन्होंने शामिल किया। शामिल करने के आप याद कीजिए सरकार बनने में कितना समय लगा था जी। जब ये 2022 में चुनाव हुआ था। उसके बाद भी जब बहुत दबाव बना, उन्होंने सरकार में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने वो विभाग नहीं दिया जिस विभाग के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, और केशव जी का उन्होंने विभाग चेंज कर दिया। लगातार दोनों के बीच, दोनों की बॉडी लैंग्वेज से, विभिन्न स्थलों पर उनकी मौजूदगी से, आयोजनों में शामिल होने न शामिल होने, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, आपको याद होगा अयोध्या में योगी जी ने बुलाई, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं शामिल हुए। अभी हाल में एक बैठक उन्होंने बुलाई थी सभी मंत्रियों की, उसमें भी दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। तो पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, यह लोगों की जानकारी में है। अब सवाल यह है कि कुछ लोग निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में आज एक ऐसे के नेता के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिनकी अपनी ताकत है। वह भारतीय जनता पार्टी के भरोसे राजनीति नहीं कर रहा है। वह 5 बार के सांसद हुए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भरोसे चुनाव नहीं जीते हैं जी। वह हिंदू महासभा, उनका पूरा का पूरा लेगेसी जो उनके पास है वह हिंदू महासभा की है और हिंदू वाहिनी की है। उन्होंने हिंदू वाहिनी बनाई और अपने इलाके के लगभग सभी जिलों में उसको सक्रिय किया। तो भारतीय जनता पार्टी को के बल पर योगी आदित्यनाथ ने राजनीति नहीं की, और योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता भी नहीं है कि आप उनको बैठा दीजिए और बैठ जाएंगे। वह भले कह रहे हो कि अगर हमको पद से में हटा तो जाके मठ में बैठ जाऊंगा, मठ में बैठ तो जाएंगे ही वो, लेकिन उस मठ में बैठ करके मट्ठा डालेंगे। वो चुपचाप भजन कीर्तन नहीं करेंगे, कोई वो धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ने लगेंगे। एक जिस आक्रामक शैली के नेता हैं उस आक्रामकता के साथ वो बने रहेंगे। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी क्या उनको हटाने का साहस कर सकती है, उनको बदलने का साहस कर सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी में आज उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा नेता है जो उनका विकल्प बन सकता है? योगी जी के शासन को लेकर कैसा नहीं कि कोई बहुत लोकप्रियता उनकी हो आम आदमी में, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में उनकी लोकप्रियता है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की शैली के अनुसार के आधार पर बीजेपी को पसंद करते हैं, उसके आकर्षण के केंद्र योगी आदित्यनाथ है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको स्वीकार किया। आप याद कीजिए, इस देश के किसी भी राज्य में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जिसमें योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के पहले 5 स्टार प्रचारकों में न रहे और वहां प्रचार करने न गए हो। लोकसभा के चुनाव में भी विभिन्न इलाकों में प्रचार करने के लिए गए। तो एक बहुत ही सक्रिय, असर्टिव और हिंदुत्व के चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ की पहचान है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने का साहस कर सकती है? 2026 के चुनाव में, 2024 का इस साल का जो भी चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का, उसमें अकेले योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने अपने इलाके में एंटी इनकम्बेंसी के इस फैक्टर के बावजूद लगभग सभी सीटों पर अपने सांसदों को जिता करके ले आए। गोरखपुर का एक दूसरा असेंबली पार्लियामेंट्री सीट है बांसगांव में, जस्ट निकटवर्ती सीट है डुमरियागंज, दूसरा निकटवर्ती सीट है देवरिया, उसी से सटी हुई सीट है कुशीनगर, ये सब सीटें, उसी से लगी हुई सीट है महाराजगंज, ये सब सीट जीत करके ले आए। इसके परत अगर आप बात कीजिए तो केशव जी का जो अपना गृहनगर है कौशाम्बी, वो अपना चुनाव विधानसभा में हार गए थे, आपको याद होगा,
न केवल अपना चुनाव हार गए थे, बल्कि कौशाम्बी जिले में आने वाले सभी विधानसभा सीटें हार गए थे, तीनों की तीनों। अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ इस बार, तो कौशाम्बी की लोकसभा सीट हारे, आसपास की जितनी भी सीटें हैं, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सब सीट हार गई बीजेपी, कोई सीट नहीं जीती। आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कीजिए भूपेंद्र सिंह जी की, भूपेंद्र सिंह चौधरी का जो अपना गृहनगर है मुजफ्फरनगर, वो सीट हार गए। आसपास की जो सीटें हैं वो हार गए। दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, आप याद कीजिए श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, कुछ हजार से राजनाथ सिंह जी जीत पाए लखनऊ से, जहां की वो विधायक है जी। लखनऊ की जो दूसरी सीट है मोहनलालगंज, वो हार गए। बगल की सीट है बाराबंकी, वो हार गए। बगल की सीट है सीतापुर, वो हार गए। स्थिति है कि कोई ऐसा नेता नहीं है उत्तर प्रदेश में जो अपने बल पर, अपने लोग, अपने पार्टी में अपनी पकड़ पर, लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति के नाम पर पार्टी को जिता के ले आया। अब वाराणसी की स्थिति भी आप देख लीजिए। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सम्मानित प्रधानमंत्री जी, उनकी जीत का अंतर 2014 की तुलना में, 2019 की तुलना में आधे से भी कम हो गई, और कहा 10 लाख से ऊपर जीतने का बात की जा रही थी। और आसपास की जितनी सीटें हैं उसमें से उसमें से मिर्जापुर और भदोही को सीट छोड़ करके सब हार गए। चंदौली हार गए, गाजीपुर हारे, रावर्ट्सगंज हारे, मछली शहर हार गए, जौनपुर हार गए, आजमगढ़ हार गए, बलिया हार गए, बस आसपास की जितनी सीटें सब हार गया। तो अब लोकप्रियता की बात कीजिए, राजनीतिक पकड़ की बात कीजिए, मतदाताओं के बीच में आकर्षण की अगर आप बात कीजिए, तो आखिर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने वाला कौन है? और अगर आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड की राजनीति कर रही है और तमाम बैकवर्ड नेताओं को आगे कर रही है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल है कि अगर आप केशव जी को आप लेकर के आते हैं, तो क्या केशव जी के पास इतनी ताकत है, वो इतने प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो मतदाता खिसक रहा है, जो जन समर्थन हटता चला जा रहा है, क्या उसको समेटे रहने की क्षमता है? जी, मैं नहीं समझता। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प बनने की स्थिति पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को अपना विकल्प नहीं बनने दिया। यह निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की जो ताकत है, वह केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी चुनौती है। केंद्रीय नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात होगी, तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम पहली लाइन में होगा। यह सबसे बड़ी समस्या है। तो भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एक संघर्ष चल रहा है, और वह संघर्ष स्थानीय स्तर पर होने के बजाय मेरा मानना है कि ऊपर से उसको संरक्षण मिल रहा है, केंद्रीय नेतृत्व से उसको संरक्षण मिल रहा है। इस वजह से यह माहौल और गर्म है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह माहौल अभी तत्काल खत्म होने जा रहा है, वो जल्दी खत्म भी नहीं होगा, यह भी चलेगा। और यह इसकी वजह मैं मानता हूं कि हम और आप या कोई भी विश्लेषक यह बहस मत करे कि उत्तर प्रदेश में या राज्य के देश के अन्य हिस्सों में मोदी मैजिक खत्म हो गया। आप यह चर्चा मत कीजिए कि जो पराजय हुई वो केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति लोगों की अस्वीकृति थी। आप यह चर्चा मत कीजिए कि केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के लोगों के मन में आक्रोश था। आप चर्चा कीजिए कि जो कुछ भी चल रहा है वह योगी जी के इर्द गिर्द चल रहा है। इस पूरे के पूरे विमर्श को बदलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पराजय के कारणों के विमर्श को बदलने के लिए यह पूरा का पूरा प्रकरण चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने पराजय के तथ्यों को आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह केवल ऊपर देख रही है। अगर वह कह रही है कि पार्टी के भीतर विश्वासघात की भी स्थिति थी, भाई विश्वासघात की स्थिति थी, तो क्या विश्वासघात की स्थिति बनारस में हो सकती है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बनारस से विश्वासघात कर देगा? तो अभी भी जो मूल कारण है बीजेपी के पराजय के, पार्टी उस पर ध्यान देने के बजाय इधर उधर की बात करे, जैसे कि जो संविधान को लेकर के अफवाह फैला दी गई। अरे अफवाह कोई कैसे फैला सकता है? आप जो तरीका अपना रहे हैं उससे लोग कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? राजीव जी, कल उत्तर प्रदेश में भारतीय केंद्र सरकार एक हमारा संविधान हमारा सम्मान नाम से एक अभियान शुरू किया है जी। अंतिम बात पूरी कर रहा हूं मैं। उसके अंतर्गत पहला आयोजन पिछले दिनों बीकानेर में हुआ था, कल दूसरा आयोजन प्रयागराज में हुआ। उस कार्यक्रम को मैं देखने गया था।
उसमें केंद्रीय कानून विधि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पे जो फिल्म दिखाई जा रही है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उस डॉक्यूमेंट्री में एक क्षण के लिए भी जवाहरलाल नेहरू का चेहरा नहीं है। एक क्षण के लिए भी जो चित्र दिखाए जा रहे हैं उसमें, माने पुराने आर्काइव के, वह इस सलीके से उनको एडिट किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू कहीं दिखाई न पड़ जाए कहीं भी। सम्मानित केंद्रीय विधि मंत्री ने जो भाषण दिया, उन्होंने ये तो कहा कि प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद के शहादत की स्थली है, संगम के नाम पर इसकी पहचान की जाती है, लेकिन उन्होंने एक बारी भी उल्लेख नहीं किया कि यह आजादी के संघर्षों का केंद्र रहा। जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मस्थान है यह प्रयागराज। कोई दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं। क्या इस तरह से आप लोगों को के बीच में अपनी बात करके या नैरेटिव बनाने की कोशिश करके आप सफल हो पाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। अब बहुत कुछ आपने पूरा विश्लेषण कर दिया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा में इस पूरी अपनी चर्चा को आप लेके गए हैं, उस बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या इस हार की जिम्मेदारी से बचने के लिए और मुख्य कारण जो है उससे खुद को छिपाने के लिए अब राज्यों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ को सामने लाया जा रहा है? और सबसे बुरा हाल इन दो प्रदेशों का, एक महाराष्ट्र और दूसरी तरफ, चलिए महाराष्ट्र में आप महायुति की सरकार है, वहां पे आपने तोड़फोड़ पहले की और वहां पर उतनी मजबूत स्थिति आपकी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और वहां जो भी जाता था, हम लोग नहीं लेकिन आपके मीडिया कर्मी जो हैं, वो सरकारी मीडिया कर्मी या सरकारी सर्वेयर, वो सब 70 पार 80 पार कहते थे, 80 से ऊपर की सीटें बताते थे, लेकिन वो तो मिला नहीं। अब उससे बचने के लिए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बचाने के लिए क्या ये ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश हो रही है? चर्चा या विमर्श में इन बातों को लाकर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है? क्या इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है? क्या यही काम उधर शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं? क्या यही काम उधर महाराष्ट्र में इनके जो घटक दल हैं, चाहे शिंदे हों, चाहे अजित पवार हों या देवेंद्र फडणवीस हो, वो कर रहे हैं? या अमित शाह घूम घूम कर यही काम कर रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में बुरी हार, खासकर उत्तर प्रदेश में, उसका कारण क्या है? इसको मत खोजिए। इसका कारण अगर खोज रहे हैं तो ये देखिए कि लोकल स्तर पर हुआ क्या इसके लिए केंद्र की नीतियां जिम्मेदार नहीं हैं? सवाल तो हैं और इन बातों को सामने लाना भी जरूरी है, जो सुनील शुक्ला जी आप कह रहे हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। कैसे देखते हैं आप, और कैसे इसको छुपाया जा रहा है, कैसे छुपाने की कोशिश हो रही है? बहुत मजेदार हंसी आ रही थी अमित शाह के उस भाषण को सुनकर, जब हरियाणा में कह रहे हैं कि हमें बैसाखियों वाली सरकार नहीं चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं तो 2 बैसाखियों को हटा दीजिए जो अभी है केंद्र में। आपको हरियाणा में बैसाखियों की सरकार नहीं चाहिए क्योंकि आप जेजेपी की बैसाखी से आप सरकार चलाते रहे, लेकिन आपको वहां नहीं चाहिए, केंद्र में तो आप बैसाखियों के सहारे हैं। डॉक्टर पाठक जी। राजीव जी बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी उस वक्त भूल गए होंगे कि वे खुद केंद्रीय गृह मंत्री बने ही एक बैसाखी सरकार में। नरेंद्र मोदी की जो तीसरी बार की सरकार है वो किस तरह बनी है, शायद उस वक्त भाषण देते समय वे भूल गए हो। या यह भी हो सकता है कि कहीं अंतर मन में इस बात की पीड़ा होगी कि कैसी सरकार में हमें दिल्ली में बैठना पड़ा है, कैसे सरकार बनानी पड़ी है, वैसा हरियाणा में न करना पड़े, इसलिए वे अभी से राग अलाप रहे हैं कि हमें बैसाखी की सरकार बैसाखियों वाली नहीं चाहिए। कुछ 2-3 तथ्य ताजा हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ जो आज राज्यपाल से मिले, आनंदीबेन पटेल से, उन्होंने सावरकर की पुस्तक भेंट की है उन्हें। हम तस्वीर दिखा सकते हैं, मैं आपको भेजी है। सावरकर के जो 6 स्वर्णिम अध्याय करके पुस्तक है वो भेंट की है। कयास लगाए जा रहे थे वे इस्तीफा देने जाएंगे, हम सब जानते थे इतनी जल्दी इस्तीफा होगा नहीं योगी आदित्यनाथ का। और योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में कितने अपरिहार्य हैं, ये अभी सुनील शुक्ला जी ने रेखांकित करके दिखा दिया है। जो गुटबाजी इस वक्त चल रही है, जो सिर्फ फुटबॉल बीजेपी में चल रही है, संगठन बड़ा है सरकार से, इस तरह के बयान आ रहे हैं,
तो हम सब लोगों ने इस देश ने देखा है संगठन के मुखिया की क्या दशा है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे विशालकाय माला से बाहर कर दिया जाता है, कैसे मंचों पर कैमरे के फोकस में से हाथ पकड़कर उन्हें धकिया दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे के समय की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसमें सत्ता के सामने संगठन की कोई हैसियत नहीं बची है, सब जानते हैं। जी। अब आते हैं ये सब हो क्यों रहा है। ये जो आपने कहा कि हार का ठीकरा दूसरों पर, राज्यों पर फोड़ने का अभियान चला रहा है केंद्र, तो एक बहुत चर्चित मुहावरा है, हिंदी अंग्रेजी तमाम भाषाओं में उसे उसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक साधारण भाषा में उसे यह कहा जाता है कि जीत के 100 पिता होते हैं। वैसे उसमें बाप शब्द है कि जीत के 100 बाप होते हैं, हार का कोई नहीं, हार अनाथ होती है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली पार्टी में अगर 33 सीटों के आंकड़े के साथ जीत मिले तो उसकी पगड़ी को कौन अपने सिर पर रखेगा। इस हार का ठीकरा कम से कम नरेंद्र मोदी के सर पर तो नहीं रखा जा सकता, नहीं फोड़ा जा सकता। हाँ, भले ही नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में पूरी 543 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रहे थे, हर सीट पर वे ही प्रत्याशी थे, ये आरोप हमारा और आपका नहीं है। उनकी पूरी पार्टी लोकसभा चुनाव में पार्टी के बड़े बड़े नेता, मध्य प्रदेश में उस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष, पूरे देश में सारे नेता, कुछ एक ही नेता होंगे जो ये नहीं कह रहे होंगे, बाकी तो सबने ये कहा कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं सब जगह। मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया। अगर जीत जाते तो श्रेय उन्हें मिलता ही, तब न योगी आदित्यनाथ को कोई श्रेय देता, न भूपेंद्र चौधरी को, न केशव प्रसाद मौर्य को, न दिनेश शर्मा को। अब 33 सीटों पर रह गए तो कोई ना कोई तो एक बलि का बकरा चाहिए, लेकिन वो बलि का बकरा इतनी आसानी से अपनी गर्दन फंसाने वाला नहीं है। खास तौर से लखनऊ में से जिस गर्दन की तलाश उन्हें है वो मिलने वाला बहुत आसानी से तो नहीं। और इसकी वजह यही है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वो इकबाल बाकी नहीं बचा है। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी वे नरेंद्र मोदी नहीं है जो ताश के पत्तों की तरह गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को फेंट देते थे। जी। अब नरेंद्र मोदी को 10 बार सोचना पड़ेगा कि किससे हटाकर किसे लाना है। और जो विकल्पों की बात हो रही है, क्या सचमुच में योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्व के एक कट्टर और मुखर चेहरे के मुकाबले केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी या दिनेश शर्मा या XYZ कोई भी, जयंत सिन्हा को ले आइए आप कश्मीर से, क्या सचमुच इनमें से कोई उनका विकल्प बन सकता है? ये जोखिम नरेंद्र मोदी अभी नहीं ले पाएंगे। मेरा ऐसा विश्वास है ये सिर फुटबॉल अभी बढ़ेगा, ये आंतरिक असंतोष और खुलकर सामने आएगा। उसमें शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र जैसे बयान आएंगे कि हमारे पिता की जीत के सामने दिल्ली नतमस्तक है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के अनुशासन से बाहर निकल जाने के संकेत हैं। साधारण कार्यकर्ता से लेकर सांसद, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक सब अब खुलकर बोलना शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए राहुल गांधी को भी धन्यवाद देना चाहिए। राहुल गांधी ने भी अहमदाबाद में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा नेता कांग्रेस में होता तो कार्यकर्ता अब तक उसको हटा चुके होते। हमारी पार्टी में तो मल्लिकार्जुन खड़गे और मुझ राहुल गांधी के खिलाफ भी लोग बोल सकते हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह वगैरह को उकसा दिया है। तो एक तरह से उस असंतोष की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। वे भी ऐसे हवा दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो कुछ तो बोलो। आखिरी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी का जो बयान अभी हमने सुना, यही भारतीय जनता पार्टी की मूल राजनीति है। इसी पर वे लौट कर आएंगे। हम में से अगर किसी को यह भ्रम था कि 4 जून के नतीजों के बाद कोई सुधार देखने को मिलेगा तो हमारी उम्मीदें बेमानी थी। वे लौट फेर कर हिंदू मुस्लिम राजनीति, धर्म की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति ही करेंगे, जिसकी एक कड़ी में अमित शाह जी ने हरियाणा में कह दिया मुस्लिम आरक्षण कांग्रेस लेकर आएगी, जबकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और जिसने आरक्षण देने की कोशिश की है उनके भरोसे तो सरकार चला रहे हैं अमित शाह। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे, उनसे पूछ लीजिए एक बार, वे आंध्र प्रदेश में कितने फीसदी आरक्षण दे रहे हैं मुसलमानों को और क्या क्या करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राह दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। जितना विरोध बाहर से है उससे ज्यादा विरोध का सामना उन्हें अपने ही पार्टी के अंतःपुर में देखने को मिलेगा। जी राजीव। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह अभी
पिछले 2 घंटे से उन दोनों के बीच बैठक चल रही थी, अभी अभी बैठक खत्म हुई है। परेशानी बहुत ज़्यादा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। अभी आप दोनों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन साथ साथ एक शब्द इन लोगों को और भी परेशान किए हुए है, खासकर बीजेपी को, और वो शब्द है संविधान। अभी आपने सुना सुनील शुक्ला जी कह रहे थे, बता रहे थे कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम हुआ, जिसमें शिरकत करने गए थे सुनील शुक्ला जी, देखने गए थे, सुनने गए थे। और उससे पहले जब आप शुभेंदु अधिकारी का जिक्र कर रहे थे, उनके बयान को आपने सुना बंगला में, उन्होंने भी जय संविधान का नारा दिया। ये जय संविधान का नारा पहले तो नहीं दिया जाता था, नहीं लगाते थे भाजपा के लोग, प्रशांत टंडन जी अब जय संविधान का नारा लगाने लगे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, और सबसे बड़ी बात कि 240 सीटों पर सिमट जाना, सब कुछ कर लेने के बाद पूरी मशीनरी आपके हाथ में, चुनाव आयोग आपके हाथ में, खुले तौर पे कह सकता हूं, क्योंकि जो हुआ है उसमें बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी दागे हैं, इसलिए कह रहा हूं। चुनाव आयोग, पूरी मशीनरी, ईडी, सीबीआई, आईटी, सब कुछ आपके हाथ में, नौकरशाही आपके हाथ में। आपने अपने हिसाब से 10 साल सब कुछ कर लिया, बदल डाला, एयरपोर्ट्स, रेलवे, सब कुछ। उसके बाद आप 272 नहीं ला पाए। परेशानी यही है प्रशांत टंडन जी। और अब आपको जय संविधान भी कहना पड़ रहा है, और आपको अब कहना पड़ रहा है कि हम अगले साल संविधान दिवस मनाएंगे, 75वीं वर्षगांठ, उस हिसाब से बिल्कुल, और अभी से तैयारी चल रही है। कैसे देखा जाए? और इसमें जो मुख्य सवाल है जिसके इर्द गिर्द हम लोग ये बातें कर रहे हैं प्रशांत जी, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो आग लगी हुई है, वो आग क्या दिखाने वाली आग है या किसी आग को छिपाने वाली आग है, जो कह रहे थे सुनील शुक्ला जी? जी राजीव जी, जो आपने किरदार गिनाए चुनाव जिताने वाले, उसमें कॉरपोरेट भी है, चुनाव आयोग तो है ही है। कोई भी इस चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं कह सकता। तो चुनाव आयोग तो है ही पक्षपातपूर्ण। जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने अप्लाई किया, जो सामने दिख रहा है, जो सामने जो नजरों के पीछे है, उसकी तो पता नहीं क्या हुआ होगा। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। 10 साल तक समाज में जहर घोलने वाला, हिंदू मुसलमान करने वाला मीडिया साथ में था, और वो मीडिया एक कदम और आगे बढ़ गया है। वो आतंकवाद का समर्थक हो गया है। वो तो अब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के हत्याओं को जायज ठहरा रहा है। तो वो मीडिया के साथ भी अगर आप चुनाव हार गए, जो अभी डॉक्टर राकेश पाठक बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन ले आएंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात भी नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में करते रहे, उसके बाद भी आप हार गए। तो ये कोई योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी कैंडिडेट का चुनाव इन सब वजह से नहीं हार गए। चुनाव के पहले के एग्जिट पोल आप याद कीजिए, 400 पार वाले, वो सब कुछ इसके साथ है। और ये कहा जाता है कि पन्ना प्रमुख क्या उत्तर प्रदेश का पन्ना प्रमुख चला गया था नैनीताल छुट्टी मनाने। बड़े बड़े आर्टिकल आते हैं अखबारों में कि पन्ना प्रमुख है और उसके पास वो एक घर की जानकारी रखता है और जाता है और वोट दिलवाता है। तो वो कहाँ चला गया? अयोध्या, फैजाबाद में, मसूरी चला गया घूमने। तो ये बहुत सारी बातें बीजेपी आरएसएस के बारे में मीडिया में मिथक गढ़े जाते हैं, और बेसिकली इसमें जो विवेचना उनको करनी है वो ना करें, उनकी मर्जी है। वैचारिक हार हुई है, और ये वैचारिक हार कोई नरेंद्र मोदी की हार नहीं है, ये 1925 से चली आ रही विचारधारा की हार है। और इस वैचारिक हार का करेक्शन एक कोई 2 लोगों के बंद कमरे की बैठक में नहीं हो सकता है। पूरा जो आपका कार्यकर्ता है, पूरा जो सिस्टम है, जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, जो एबीवीपी है, जो बजरंग दल है, वो पूरा जो इकोसिस्टम है आपका, वो उसी विचारधारा का है। जनता अब उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि ये विचारधारा राजीव जी विकास नहीं दे सकती। ये 21st सेंचुरी के समाज के लिए आउटडेटेड विचारधारा है।
ये वो पुराना मदरबोर्ड है जिसमें नया सॉफ्टवेयर लोड नहीं हो सकता। और इस विचारधारा के साथ आप दुनिया में compete नहीं कर सकते। आप यूरोप से, अमेरिका से, जापान से compete नहीं कर सकते। अपने देश, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी compete नहीं कर सकते आप जी इस विचारधारा के साथ। वो आगे निकल रहा है इकोनॉमी में, गारमेंट इंडस्ट्री में तो बहुत आगे है। तो विचारधारा जो है वो आउटडेटेड। इस विचारधारा में विकास की अवधारणा ही नहीं है। मैं एग्जांपल दूं आपको योगी आदित्यनाथ का, और आप तुलना कीजिए योगी आदित्यनाथ की स्टालिन से, या जो उद्धव ठाकरे का कार्यकाल था, या कर्नाटक के मुख्यमंत्री से। उनकी स्पीचेस को सुनिए, उनके पब्लिक प्रोग्राम्स को सुनिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुनिए। आपको लगेगा कि ये इनके दिमाग में कोई एक पिक्चर है आगे के समाज की। जी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सरकार चलाई, और उनका पहला कदम ये था कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे डिपो आरे फॉरेस्ट के। जी बड़ी बात है, ये 21st सेंचुरी के समाज की सरकार है। इसकी अवधारणा ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप जब भी सोचेंगे तो आपको क्या याद आएगा? बुलडोजर, ठोक दो, 80-20, गर्मी उतार देंगे। ग्रेट ये मुख्यमंत्री की बात है। ये इस प्रकार के समाज की अवधारणा, उसका नतीजा क्या होता है कि देश का सबसे बड़ा राज्य जो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भेजता है, जिसकी जनसंख्या सबसे बड़ी है, वो शिक्षा का स्तर में, वो मोर्टेलिटी रेट में, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी में, वो कुपोषण में, वो पर कैपिटा जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, सब विकास के तमाम पैमानों में वो तमाम राज्यों से बहुत पीछे है। बिहार जैसे एक आध राज्य को छोड़कर महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरल से तो मतलब उतना अंतर होगा जितना कि किसी अफ्रीकी देश का और यूरोप के देशों का अंतर होता है। तो उस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, उस राज्य के लिए व्यवस्था क्या होनी चाहिए? एक नया विजन चाहिए। वो नया विजन, कितनी विडंबना है राजीव जी कि अब योगी आदित्यनाथ के विकल्प के तौर पे केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ रहा है। जी मतलब बीजेपी के पास अब इतना बड़ा वैक्यूम है लीडरशिप का कि उनके पास वो व्यक्ति है रिप्लेसमेंट के लिए जो अपना विधानसभा का चुनाव हार चुका है सिराथू से, जो एमएलसी है। जी तो और उसका भी कोई विजन आपको नहीं समझ में आता है। दूसरी एक जो बीजेपी के लिए संकट की बात है, जो लोगों ने रिजेक्ट किया है नफरत की राजनीति, उसके अलावा देखिए जो सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स है, ये सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स सद्भावना के बगैर नहीं चल सकती। अभी तक चल गई तो चल गई, लेकिन अब उसको केवल एक जाति के वोट पे, 3 जातियों के वोट पर वो राजनीति नहीं चल सकती है। उसमें कोई एक बड़ा सोशल ग्रुप साथ में मिलता है, तभी वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स होती है। उसमें बहुत बड़ा भागीदार मुस्लिम वोट है। जी इसलिए सोशल इंजीनियरिंग की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी क्यों बुरी तरह विफल हो गई पिछले 2 चुनावों में, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, क्यों जीरो पे सिमट गई? उसका कारण यही है कि उनको लोगों ने बी टीम के तौर पर देख लिया। यही हाल केसीआर का हुआ तेलंगाना में। तो अब जनता बहुत सजग हो गई है और सोशल मीडिया जो है वो काफी इफेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात कि जो हिंदू मुसलमान वाला मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी लगातार कम हो रही है। तो इनकी जो बेसिक, जो सबसे बड़ा फैक्टर है चुनाव आयोग और इन सब के अलावा, वो इनका हिंदू मुसलमान वाला मीडिया है। उसका पेनिट्रेशन, उसकी धार कम हो रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी लगातार गिर रही है। इस वजह से इनको लंबी परेशानी जो है झेलनी पड़ेगी। बहुत बड़े कदम
ये कोई योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के स्तर की बात नहीं है। ये तो बीजेपी को 10-15 दिन के लिए छुट्टी में जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो क्या करें, क्योंकि 1925 वाली जो पूरी जो विचारधारा है वो कसौटी पर है। अब मुझे नहीं लगता है कि अब वो उसमें कोई बहुत आमूल चूल परिवर्तन जनता के मिजाज में होने जा रहा है। ये जो गाड़ी नीचे जा रही है नीचे ही जाएगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव 4 जून 2024 को रिजल्ट आता है, उसके बाद से अभी तक भाजपा के अंदर का बवाल जो है, बौखलाहट कह लें, खींचतान कह लें, जो जिन शब्दों से आप भाजपा को नवाजना चाहते हैं, ऐसे शब्दों के अगर सिनोनिम्स से तो आप नवाज सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर खींचतान बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं ये जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव, उसमें जो मिली हार है बैसाखियों के सहारे, वो सरकार में है। और बैसाखी शब्द का इस्तेमाल खुद करते हुए अमित शाह थोड़ा सा अटपटे नजर आ रहे थे कल, इसलिए हरियाणा में जब वो भाषण दे रहे थे, तो इसलिए उस भाषण का जिक्र हम यहाँ कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैसाखियों के सहारे आप केंद्र की सत्ता में हैं और आपको हरियाणा में बैसाखी वाली सरकार नहीं चाहिए। मतलब आप मान रहे हैं कि केंद्र की सरकार आपकी कैसी है। उसके बाद भी वहां जाकर आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण दे रही है, वैसी ही आरक्षण यहां दे देगी। लेकिन जैसे अभी कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि वाइए आप वहां आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ जो सरकार में है, वहां क्या करने जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के उस घोषणा पत्र को फिर से पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़े हैं तो। और इसीलिए अभी कल रात से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में बैठे हुए हैं। अभी बजट सत्र है, आप जानते हैं, सामने है अगले सोमवार से, और हलवा पार्टी हो चुकी है। तो अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद उस बजट में और क्या क्या घुसाना है, ये भी देखना होगा। आना चाहता हूं हेमंत जी आपके पास, लेकिन यहां हम चर्चा जो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चर्चा में क्या किसी चीज को छिपाने की कोशिश हो रही है? सीधे शब्दों में कहें, क्या सत्ता पक्ष कुछ छिपा रहा है? और इसलिए भी क्योंकि आप लखनऊ के पास का अकबर नगर जो है उसको तोड़ देते हैं, बाकी तोड़ने की जब बारी आती है तो उस पर आप बुलडोजर चलाने से पहले उस पर ब्रेक लगा देते हैं, जो आज अखिलेश यादव कह रहे थे। ध्वस्तीकरण, बुलडोजर की राजनीति, उस पर भी आपको ब्रेक लगाना पड़ रहा है। यानी कुछ छटपटाहट है अंदर, और आपको यह दिख रहा है कि आने वाला समय भयावह हो सकता है आपके लिए। बुरा हाल न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में हो सकता है। क्या ऐसा माना जाए हेमंत जी? धन्यवाद राजीव जी। लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद और बीजेपी के बहुमत से दूर रह जाने के बाद ये इनके सामने दो तरफा संकट है। एक संकट इनके लिए है, एक वैचारिक संकट है, और दूसरे उसके बाद अपने पार्टी के भीतर जो असंतोष बढ़ रहा है उसका भी एक संकट इनके सामने है। तो इस संकट से उबरने के लिए ये कई तरह के उपाय कर रहे हैं। एक तो वैचारिक संकट इस रूप में है कि राहुल गांधी ने इनसे बिल्कुल सामने से आकर के इनके खिलाफ हमला शुरू किया है। वो इनके पूरे सांप्रदायिक जो इनका वैचारिकी है उसके खिलाफ पूरी तरह से हमलावर है। और ये पहली बार इनको ये लग रहा है कि विपक्ष इनके ऊपर इस तरह से आक्रामक होकर के हमला कर रहा है। तो इनके सामने जो संकट है उससे क्या ये मान लिया जाए कि ये बिल्कुल अब संत भाव में चले जाएंगे और बिल्कुल ये जो नफरत की भाषा है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भाषा है, उसको छोड़ देंगे? तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। ये जो कुछ ये कर रहे हैं उसमें ये आगे इनके लिए जो रास्ता है वो रास्ता ये है कि ध्रुवीकरण की ओर ही आगे बढ़ेंगे और आक्रामक ढंग से ये बढ़ेंगे। अभी जो सुनील जी जो कह रहे थे कि जो ये हमारा संविधान, हमारा अभियान, ये अभिमान, इस कार्यक्रम में जो आज़ादी की जो पूरी विरासत है, नेहरू का जो योगदान है, उसको कैसे भुलाया जा रहा है। तो इनके लिए तो ये आज़ादी लीज पर मिली हुई आज़ादी है और असली आज़ादी तो 2014 में मिली है। तो इस लिहाज से इनके पास तो उस आज़ादी के बारे में कुछ कहने के लिए, उस आज़ादी के नायकों के बारे में कुछ कहने के लिए है नहीं। ये संविधान की बात करते हैं, संविधान गौरव दिवस भी उन्होंने मनाया था, अब तो संविधान की हत्या के खिलाफ भी एक दिवस मनाएंगे।
तो ये संविधान का एक तरह, जिस तरह से ये संविधान की बात करते हैं उससे ये लगता है कि ये पूरी तरह से संविधान का जुलूस निकाल, एक जो मुहावरा है ना कि जुलूस निकालना, तो ये संविधान का जुलूस, संविधान का नाम लेकर के संविधान का जुलूस निकालना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह का काम करते रहते हैं। आप याद करें कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, तो उन्हें हाथी पर संविधान की अनुकृति रख करके वहां एक जुलूस निकाला गया था और उन्होंने कहा था कि हम संविधान का कितना सम्मान करते हैं, देखिए कि हम तो संविधान का सम्मान बढ़ाने के लिए उसका जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन असल में वो संविधान का उपहास ही था एक तरह से। तो ये पूरी जो इनकी जो पूरा प्रयास है कि कैसे संविधान का उपहास उड़ाया जाए, संविधान को के खिलाफ जो कुछ कार्रवाई करनी है, प्रधानमंत्री जी संविधान को माथे से लगाते हैं, संसद भवन पर आकर के माथा टेकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जिस संसद भवन के सामने इन्होंने माथा टेका था उसके बदले एक नया संसद भवन बना लिया। जिस संविधान को माथे से लगाते हैं उस संविधान को बदलने की पूरी तैयारी तो थी ही, लेकिन 400 पार नहीं जा सके, इसलिए उनकी तैयारी में बाधा आ गई। तो ये पूरी जो इनकी कोशिश है, वो कोशिश इसी रूप में है कि ये संविधान का नमन करते हैं, संसद का नमन करते हैं, लेकिन संसद में जिस तरह नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान जो जिस तरह के कर्मकांड किए गए, पाखंड किए गए, उससे उसका सीधा मतलब है कि आप क्या संविधान के साथ और संसद के साथ करना चाहते हैं। तो अभी जो जिस तरह के शुभेंदु की बात आप कर रहे हैं, आप बताइए कि गिरिराज सिंह का फिर एक बयान आया है। तो ये सब क्या है? जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं वो बिल्कुल नॉन स्टेट एक्टर के रूप में बात करते हैं, काम करते हैं। तो इनकी पूरी कोशिश है कि जो ध्रुवीकरण करना है और मुसलमानों के खिलाफ एक जो दुश्मन खड़ा करके उसके खिलाफ पूरा एक माहौल बनाना है, वो माहौल बनाना ये जारी रखेंगे। और इनके भीतर का जो संकट है, जैसे यूपी आज की तारीख में इनके लिए सबसे बड़ा संकट है, लेकिन योगी जी से निपटना इतना आसान नहीं है। वो चाहते हैं कि योगी जी पर लगाम लगाने के लिए, जिससे मुझे लगता है कि यूपी को ज्यादा नजदीक से जानने वाले लोग इस बात से सहमत होंगे कि दुर्गा शंकर मिश्र का जो प्रकरण है, दुर्गा शंकर मिश्र को वहां पर शायद गृह मंत्री बनाने की बात ही चल रही है, उनको एमएलसी बना करके गृह मंत्री बनाया जाए और कमांड हेमंत जी की आवाज चली गई, वीडियो डाउन हो गया है। स्क्रीन पे तमाम हमारे दूसरे साथियों को लेके आइए। जी हेमंत जी, उन पर नियंत्रण करने की ये कोशिशें हो सकती है दुर्गा शंकर मिश्र के जरिए। तो मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो उसके पीछे एक इनका जो संकट है, आंतरिक पार्टी का संकट, और दूसरा एक वैचारिक संकट इनके सामने है। वो दोनों संकटों से एक साथ ये जूझ रहे हैं और दोनों से निपटने के लिए एक आक्रामक रवैया भी अपना रहे हैं। अब बताइए कि महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जो दो बड़ी सांप्रदायिक घटनाएं हुई है, जो विशालगढ़ वाली जो घटना है, वो घटना क्या है? आप एक विशालगढ़ में जो नंगा नाच इन लोगों ने किया है और एक तरह से पूरा प्रशासन उसको देखता रह गया, तो ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि इस माहौल को और अधिक चार्ज किया जाए और मुसलमानों के खिलाफ पूरा माहौल ध्रुवीकृत किया जाए, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने सहयोगियों को लेकर, जो अमित शाह जो हरियाणा में आकर जो कह रहे हैं कि हमको बैसाखियों वाली सरकार नहीं चाहिए, तो सहयोगियों के प्रति जो इनका रवैया है, क्योंकि इन लोगों ने 10 सालों तक तो बिना अपने मन से ये सरकार को हाका है डंडे से, तो इनके पास सहयोगियों से को बांध कर रखने के लिए, सहयोगियों को का सम्मान करने का कोई इनके पास अनुभव है नहीं इन दोनों के पास। तो ये बिहार में जो एक घटना हुई है कल, कि वहाँ एक बड़े आईएएस अधिकारी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, वो मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी अधिकारी माने जाते हैं, संजीव हंस। बिहार का जितना बिजली प्रोजेक्ट है, बिजली का जितना काम हो रहा है, सारा काम वही देख रहे हैं। अब बताइए कि संजीव हंस के यहाँ ऐसे ही छापा तो नहीं पड़ा होगा, मुख्यमंत्री का सबसे करीबी अधिकारी उसके यहाँ छापा पड़ रहा है। तो ये अपने सहयोगियों को साधने के लिए तमाम तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति को और आक्रामक बनाने के लिए और जहरीला बनाने के लिए ये इनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो मंत्री पदों पर भी बैठे हुए हैं, विधायक है, सांसद हैं, इन लोगों को एक तरह से नॉन स्टेट रूप में ये लोग आकर के बहुत ही अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं।
जिसका भी चार्ज हो। जी जी बिल्कुल। आपका वीडियो बीच बीच में थोड़ा डाउन हो रहा था, लेकिन बातें पूरी हो गई आपकी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख भी रहे थे। जल्दी से आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास। दीपक जी, हम थोड़ा जो सेंटर पॉइंट आज की चर्चा का है वो यही कि आखिर क्यों इन मुद्दों को, उन मुद्दों को जिसमें बीजेपी के अंदर खाने ये दिख रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को छिपाने के लिए यहाँ चर्चा पे चर्चा, मीटिंग्स के दौर और बाकी चीज़ें चल रही हैं। और वो गड़बड़ क्या है, और क्या जनता गड़बड़ी में सबसे जो और अंदर देखा जाए, झांका जाए, तो देश की जनता है जो अब बीजेपी को नकार रही है। और ये माना जाए क्योंकि आने वाले समय में, और इससे भी ज़्यादा कि आने वाले समय में जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, उन राज्यों में बीजेपी को अभी से हार दिखाई दे रही है। इसके कारण बौखलाहट ज्यादा है, यह माना जाए। कैसे देखते हैं आप इसको? मुद्दों पर हमने चर्चा की है, अपने साथियों ने भी की है। उन सब से जो निष्कर्ष निकल कर आता है, मतलब जिसको हम केंद्रीय थीम बोल सकते हैं, वो ये है कि मोदी और अमित शाह की पकड़ ढीली होती जा रही है। लगातार पकड़ उनकी जो है वो ढीली होती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो उनका ये जो कहना है कि सबका साथ सबका विश्वास वाली बात बकवास है, तो सीधे सीधे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीजों को चुनौती दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जनवरी में जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, चुनाव के पहले की बात है, थोड़े सतर्क थे, उन्हें लग रहा था कि मुस्लिम जो है वो काफी खिलाफ हो सकते हैं। तब मोदी जी ने सबको एक सलाह दी थी, जो अपने जो अधिकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, कि आप लोगों को मुस्लिम नेताओं से और मुस्लिम जनता के साथ नजदीकी बढ़ानी होगी। और उन्होंने कहा था कि आप उनके इलाकों में जाइए और उनसे नजदीकियां बढ़ाइए। दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि पसमानदा मुसलमानों को लेकर भी एक बार बात चली थी कि पसमानदा मुसलमानों को जो है उनकी स्थिति को सुधारने की कोशिश की जाएगी। अब अगर शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि वो सब सारी चीजें बकवास है, तो किसको चुनौती दे रहे हैं? वो सीधे सीधे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहेगी बातें और मोदी जी की बात को चुनौती दे रहे हैं। ये अलग बात है कि वो सारी बातें भी जो कही गई थी वो दिखावे था, लेकिन कम से कम रिकॉर्ड में तो यही था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नजदीकियां बढ़ाना चाहती है, पसमानदा मुसलमानों की स्थिति को बेहतर करना चाहती है। तो शुभेंदु अधिकारी उन्हें ये कर रहे हैं। दूसरी बात, जो केशव प्रसाद मौर्य जो ये बोल रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है, सत्ता बड़ी नहीं, तो ये भी हम समझ सकते हैं कि इशारा किसकी ओर है। ये अलग बात है कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर वो बात कही, वो शायद योगी जी को सुनाते हुए उन्होंने कहा होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन बात तो ये भी वहीं जाकर पहुंचती है, क्योंकि सबसे पहले तो लोगों ने यही बात की होगी और योगी के खेमे से भी यही बात की होगी कि अगर संगठन बड़ा है और जो सत्ताधारी दल जो होता है या उसका जो सरकार होती है वो छोटी होती है, तो इसका फार्मूला तो केंद्र से लागू किया जाना चाहिए। तो वहां पर तो ये बात जो है वो कहीं ज्यादा हजम भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों में भी नहीं होगी। अब स्थिति राजू जी ऐसी हो गई है कि संविधान के प्रति उनको अपनी कटिबद्धता जो है, उनका अपना जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो दिखलाना पड़ रहा है। वो उसको भी इवेंट बनाना पड़ रहा है, वो चाहे अलग अलग तरीकों से क्यों ना हो। चाहे जिस कार्यक्रम की बात सुनील शुक्ला जी ने बताई, उस कार्यक्रम में संविधान के बारे में बात हो रही, संविधान को मत्था टेकते थे हमारे मोदी जी, वो हो जाए, या यहाँ तक कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, संविधान की हत्या जो है वो किन्होंने की थी। ये सारी बातें जो है वो बता रही है कि किस प्रकार से उन्हें अपने, वरना संविधान जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए वो सबसे अप्रिय शब्द है। मेरे ख्याल से दुनिया की किसी किताब को वो सबसे ज्यादा नफरत करते होंगे वो शायद भारत का संविधान है, इसी को शायद सबसे ज्यादा नफरत करते होंगे। लेकिन आज उसी किताब को माथे पर लेकर उन्हें घूमना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि संविधान किस प्रकार से हम उसके लिए जुटे हुए हैं कि उसकी महत्ता बनी रहे। और ये भी बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ऐसी है कि जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हरियाणा में आज ऐलान हुआ है कि अग्निवीर के जो ये रहेंगे, जो रिटायर होंगे, उन्हें हरियाणा सरकार की कम से कम 10 तरह की नौकरियों में 5-6 जो सुरक्षा बल वगैरह हैं उसमें 10% का जो है आरक्षण दिया जाएगा। मतलब अग्निवीर पर जो हमला हुआ है, उस योजना पर, अग्निपथ पर जो योजना, जो एक तरह से आक्रमण हुआ है, उसकी आलोचना हो रही चारों ओर से, उसके भी बचाव की तैयारियां जो हैं वो की जाने लग गई हैं। तो हरियाणा सरकार ने पता नहीं इसके केंद्र सरकार को अपने इसमें लिया है नहीं लिया है विश्वास में, लेकिन उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है और 5 लाख तक का जो ब्याज मुक्त लोन जो है वो अग्निवीरों को मिलेगा जो रिटायर होके आए हैं।
अंतिम बात कि देखिए, मतलब योगी से भी निपटने में इस समय जो है मोदी और अमित शाह वो निश्चित रूप से असमर्थ अपने आप को पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो हालत है उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार से मोदी और मोदी और अमित शाह जो है वो दखलंदाजी करेंगे। वहां पर सीट फुटबॉल हो सकता है कि आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। और अंतिम बात, एक और बड़ा प्रहार जो हुआ है मोदी साहब के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो है अभी मुक्ताश्वरानंद जो शंकराचार्य है, उन्होंने ये कहा है कि आप अगर धर्म के बारे में बात करेंगे तो मैं निश्चित रूप से राजनीति के बारे में भी बात करूंगा। उनकी इस बात को किया जा रहा है और इतना महत्व है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी इस बात नीचे तक चली गई, लोगों तक चली गई, तो भारतीय जनता पार्टी की जो बिल्कुल बुनियादी बात है, उनका लड़ने का जो बुनियादी हथियार है, धर्म और राजनीति को मिक्सअप करना, वो मार खा सकता है। कुल जमा मुझे ऐसा लग रहा है, वरना पहले ये था कि मोदी की इस तरीके की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसको कम से कम जो धार्मिक चोले पहने हुए लोग हैं वो ऐसे खुलकर आलोचना नहीं करते थे। लेकिन आज ये बात उठने लगी है कि आपको धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना पड़ेगा। तो मेरा अपना निष्कर्ष ये है कि पूरे के पूरे संगठन पर और सभी राज्यों में, संगठन और सभी राज्यों में मोदी और शाह की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। ये बात बहुत साफ जो है वो मुझे लगता है ऐसा। बाकी मैं नहीं कह सकता कि इसमें आगे इसका क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक कमजोर नेता जो है कमजोर संगठन को ही जन्म देता है। तो आने वाले समय में जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनावों पर इसका असर हो सकता है, जहां पे विधानसभा के चुनाव अगले कुछ समय में होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगले चुनाव आप जान रहे हैं 4 राज्यों के चुनाव हैं और बहुत ज़्यादा नहीं, बस 12 तारीख को संसद का बजट सत्र समाप्त होगा, 12 अगस्त को, उसके बाद 15 अगस्त का भाषण सुनिएगा और उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी अगले ही महीने। इतना तय मानिए, नहीं तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अगर चुनाव आयोग समय पर चुनाव करवाना चाहता हो तो जिम्मेदारियाँ चुनाव आयोग के ऊपर हैं और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। लेकिन उन सब के बीच क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ को सेंटर पॉइंट में रखा जा रहा है, केंद्र बिंदु में अभी हैं, और क्या ठीकरा उन्हीं के सिर पे फोड़ा जाएगा? और जो चुनाव के वक्त प्रचार के लिए जब निकल के आए थे जेल से बाहर, तिहाड़ जेल से बाहर, अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने जो बात कही थी कि इसके बाद योगी आदित्यनाथ की बारी है, उन्हें हटा दिया जाएगा। क्या उनकी बात सच होने जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाकर उनके सिर पर ठीकरा फोड़ के ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में अगर हटाया जाता है तो? हालांकि हमारे तमाम साथी इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सुनील शुक्ला जी ने भी कहा, तो लेकिन फिर भी ऐसी चर्चा अगर है तो क्यों है चर्चा, और क्या कुछ और बात को छिपाने के लिए ऐसा हो रहा है? अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका नजरिया इस पे, आप कैसे देखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के खासकर प्रकरण को? देखिए राजीव जी, जो उत्तर प्रकरण है इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि किसी भी तरीके से ध्यान हटाया जाए कि मोदी जी हार के लिए जिम्मेदार नहीं है, और जैसा कि आज सोर्सेस के हवाले से खबरें चल रही हैं कॉर्पोरेट मीडिया में, ये भूपेंद्र चौधरी हैं जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली। ठीक इसी तरीके की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने ले ली थी चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद, उन्होंने भी इस्तीफे की अपनी पेशकश कर दी थी। तो यानी मोदी जी को बचाने की तैयारियां जो है ये शुरू हो गई। ये सिर्फ राजीव जी लोकसभा चुनाव में मोदी जी को बचाने की तैयारी नहीं है, उसमें जो हार हुई उसके लिए, बल्कि तैयारियां ये है कि जब महाराष्ट्र में और हरियाणा में और झारखंड में हार होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके लिए भी अभी से मोहरे तैयार कर दिए जाए। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जो है वो महाराष्ट्र में और हरियाणा में और झारखंड में तैयार कर ली जाए कि इनकी वजह से हार हुई, मोदी जी का इसमें कोई हार में योगदान नहीं है। मोदी जी का किसी भी हार में कोई योगदान नहीं होता, मोदी जी का सिर्फ जीत में योगदान होता है। गारंटी मोदी जी की सिर्फ जो है वो जीत की है, हार की मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। जहाँ हार होती है तो वो गारंटी है दूसरों को ट्रांसफर कर दी जाती है, तो वो ट्रांसफर करने की जो है वो काम चल रहा है कि ट्रांसफर जो है वो योगी जी को कर दिया जाए कि हार की गारंटी जो है योगी जी ले लेंगे। दूसरा राजनीति ये है कि संघर्ष तो निश्चित तौर पे है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं है योगी और मोदी के बीच में, और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में मामला सब कुछ ठीक ठाक हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मामला तो खराब है, लेकिन ये भी है राजीव जी की अब ये खतरा नहीं, अगर मतलब चाहेंगे हटाना मोदी योगी मतलब मोदी और अमित शाह योगी जी को, तो अब हटा भी देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव राजीव जब 2027 में है और 2027 से पहले सरकार गिरने की कोई संभावना उत्तर प्रदेश की नहीं है,
केंद्र की सरकार भले ही गिर जाए। तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई परिस्थिति बनेगी भी तो चुनाव में तो ये सोच ही रहे होंगे कि तब तक हम नया विकल्प तैयार कर लेंगे, और नया विकल्प अगर तैयार नहीं भी करते तो योगी जी को 2027 तक बना के चुनाव हारा जाए, उससे अच्छा है कि अपने मन की कर लो, पहले किसी और को बना दो तो उसके नेतृत्व में चुनाव हारा जाए। या अगर चुनाव हारना ही है, और जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों के और नेताओं के सब बयान आ रहे हैं कि साहब 2027 में कुछ बचा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चुनाव हारना ही हारना है, तो हारने के लिए भी योगी जी को 2027 तक क्यों रखा जाए? इसके बाद एक पंथ दो काज हो जाएगा कि यूपी में हार की जिम्मेदारी योगी जी पर डाल के मोदी जी को भी बचा लिया जाएगा, और 2027 के लिए रास्ता भी साफ कर लिया जाएगा कि हमने दूसरा आदमी तैयार कर लिया। तो यानी कि 2027 की हार जो मान के चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो तब तक योगी जी को काहे को मुख्यमंत्री पद पर रहने दिया जाए, एक पंथ दो काज हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो ये संघर्ष शिमला मुझे लगता है कि राजीव जी अभी ये तय नहीं कर पा रहे कि ये काम इनको महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव से पहले करना है या उसके बाद करना है। मुझको लगता है कि अभी ये इस तरीके से चलता रहेगा, झारखंड और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के जब परिणाम आएंगे उसके बाद फिर योगी जी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, और फिर ये तय कर दिया जाएगा कि अब योगी जी को 2027 तक नहीं रखना है, क्योंकि अगर 27 का भी चुनाव हारना है तो 27 के चुनाव तक कोई योगी जी को रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो खामखा एक जो है वो कहा जाए प्रतिद्वंदी तैयार हो गए हैं अमित शाह के लिए या मोदी जी के लिए। तो ये एक तरीके से रास्ते से कांटा साफ किया जाए, तो कई तरीके की कई लेवल की रणनीति जो है वो चल रही है राजीव जी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिए सुनील शुक्ला जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तीरथ सिंह रावत का कहना है कि पार्टी के भीतर सभी से सलाह मशविरा करके फैसले लिए जाने चाहिए और उन्हें थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो आज आगे है वो कल पीछे रहेगा। ये बात उन्होंने सोमवार को देहरादून में आयोजित पार्टी की कार्य समिति की बैठक में अपने भाषण के दौरान कही। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उत्तराखंड, अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे हैं, और ऐसी बातें और भी कई जगह से आ रही हैं। कुछ लोग अब मुखर होके अपनी बात रख रहे हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे अपनी बात रख रहे हैं। सबसे राय मशविरा लेकर बातचीत करके थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई है, हम पीछे हो गए हैं भैया। नेता तो हम बहुत पीछे हो गया है, जनता बहुत आगे बढ़ गई है। फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये नेता नहीं, बड़े आदमी नहीं हैं, दायित्व निभा रहे हैं। आज तू है कल मैं हूँ, आज मैं हूँ कल तू है। कब पीछे वाला यहाँ बैठ जाए, यहाँ वाला पीछे बैठ जाए, कोई नहीं जानता। जमीन मत छोड़ो, कार्यकर्ता को मत भूलो। ये सारी बातें तीरथ रावत साहब कह रहे हैं। और उत्तराखंड तो एक कहें तो प्रयोगशाला है कि कैसे फटाफट मुख्यमंत्री चेंज किए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात आता है, फिर हमने यहाँ भी देख लिया, हरियाणा में भी देख लिया। आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा सुनील शुक्ला जी। तीरथ सिंह रावत का अनसेरेमोनियल एग्जिट आपको याद होगा। तीरथ सिंह रावत के उस एग्जिट के बाद से आपको सार्वजनिक स्थानों पर उनकी उपस्थिति नहीं दिखाई पड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को जिस तरीके से फेंटने का प्रयास किया 2014 से सत्ता में आने के बाद, ये और केंद्रीय नेतृत्व को थोपने की कोशिश की, ये वही कांग्रेस की शैली थी जिससे कांग्रेस आज इस दशा में पहुंच गई। दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी में एक योगी आदित्यनाथ जैसा एक ऐसा नेता आ गया जिसको वो अपने अनुसार चला नहीं पा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कोई विद्रोह नहीं कर दिया, कोई ऐसा भी शासन नहीं चला रहे हैं जिससे उनकी बहुत लोकप्रियता हो। एक बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान है, लोगों के बीच में जनाक्रोश भी है, उनकी कार्यशैली को लोगों के मन में भी उनके नाराजगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में उनकी पसंदगी है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उनको पसंद करते हैं। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ के साथ वही व्यवहार करेंगे जो आपने विजय रूपाणी के साथ गुजरात में किया तो नहीं चलेगा। अगर आपने योगी आदित्यनाथ के साथ वही व्यवहार करेंगे जो आपने रमन सिंह के साथ छत्तीसगढ़ में किया तो नहीं चलेगा।
जो नुकसान आपको उठाना पड़ा राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ की उपेक्षा करके, उससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा आपको उत्तर प्रदेश में। और आप याद कीजिए, वो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने जब किनारे किया था और किस तरीके से उसका जनाधार खिसक गया था, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, आगे बढ़ाया। आज कल्याण सिंह के भारतीय जनता पार्टी में योगदान से कोई इनकार नहीं कर सकता। हम उनके राजी से असहमत हैं। जो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दे करके बाबरी मस्जिद के मामले में जो उनकी कार्रवाई रही, जो उनके सरकार के ऊपर आरोप लगे, या लोग उसको स्वीकार नहीं कर सकते, वो गैर संवैधानिक काम था। लेकिन संगठन विशेष के लिए उन्होंने काम किया था। और उस समय की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र की सरकार थी और केंद्र नेतृत्व में वो लोग थे, उन्होंने उनको हटाया। आज योगी आदित्यनाथ की स्थिति यही है। योगी आदित्यनाथ की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है या संदर्भ में बना रहना चाहती है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उसके खिलाफ माहौल बन रहा है, तो वह, मेरा अपना मानना है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगी। अगर 2000 जो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि 2027 के चुनाव में तो इनको हारना ही हारना है, या बिल्कुल से जो राजनीतिक माहौल इसमें बना हुआ है, उससे इस भविष्यवाणी से इनकार नहीं किया जा सकता। यह आकलन जो है वो बहुत अतार्किक नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी। और योगी आदित्यनाथ को अगर वो हटाती है तो उसी तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। लोगों की जो सोच है उसी की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कोई अपने आप कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी, तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी एक व्यक्ति से है कि पूरी सरकार से? प्रदेश सरकार, अगर मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं की, तो अन्य मंत्रियों ने क्या किया? अन्य मंत्रियों का व्यवहार क्या रहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ? सवाल है। और अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव को योगी आदित्यनाथ के सिर पे फोड़ना चाहते हैं, हार की पराजय का ठीकरा, तो क्यों फोड़ देंगे आप? और जनता क्यों स्वीकार कर लेगी? क्या यह योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया? क्या प्रत्याशियों के चयन में योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका थी? क्या यह भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र मोदी गारंटी के नाम जारी हुआ था और इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। तमाम भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक और राजनीतिक विश्लेषक लोगों को यह सलाह दे रहे थे कि आप मोदी जी को टारगेट मत कीजिए, बाकी अपनी पूरी राजनीति कर लीजिए। मोदी को टारगेट करेंगे तो आपका राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। इस सब के सब नैरेटिव ध्वस्त हो गए। और इस नैरेटिव में भी योगी आदित्यनाथ ने कम से कम अपने इलाके विशेष में ही अपनी उपयोगिता साबित की है। आप ये कह रहे हैं कि साहब सरकारी मशीनरी ने हमारा साथ नहीं, सरकारी मशीनरी के भरोसे चुनाव जीतने गए थे, सरकारी अधिकारियों के भरोसे आप चुनाव जीतने गए थे, आप सरकारी मशीनरी के ऊपर आप दोषारोपण कर रहे हैं। इस सब के सब आप, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि वह अपने मूल कारण को स्वीकार करने के तरीके के लिए तैयार नहीं है जी। और अगर मूल कारण को स्वीकार नहीं तैयार नहीं होगी वो, तो इसकी और स्थिति खराब होती जाएगी। और जो आक्रामकता, जो आप देखिए ना, आप अभी चीजें दीवालों पे लिखी हुई राजीव जी। अभी 7 राज्यों के 13 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए। कोई भी सीट, एक मंगलौर में की सीट अगर आप छोड़ दीजिए तो उत्तराखंड की, कोई भी असेंबली सीट ऐसी नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का 2024 में 20 साल के लोकसभा चुनाव के दौरान उन विधानसभाओं में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे उसमें गिरावट ना आई हो, और महत्वपूर्ण गिरावट ना आई हो। ये पश्चिम बंगाल की चारों की चारों सीटें आप देख लीजिएगा, आप हिमाचल की 3 की 3 सीट देख लीजिए, उत्तराखंड में जो 2 सीटें थी उसे बद्रीनाथ में भी गिरावट आई। हाँ, मंगलौर में उनका मत प्रतिशत गिरा नहीं है, मैंने जो लोकसभा जो वोट मिले थे उस पर गिरावट नहीं आई है। बाकी कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट इस साल के लोकसभा चुनाव के दौरान उस सेगमेंट पे मिले थे उसमें गिरावट ना आ गई। क्यों ऐसा हो रहा है? इन राज्यों में तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था। अभी जिस 7 राज्यों में चुनाव हुआ वहां तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरा मोदी जी है। आप स्वीकार कीजिए कि सरकार की नीतियों को लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है, और अगर आप कोर्स करेक्शन के बजाय इस तरह से आप बेमानी तरीके सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल।
भारतीय जनता पार्टी और उसके अंदर खाने जो कुछ चल रहा है और साथ साथ अब आने वाले समय में क्या कुछ हम होते हुए देखेंगे। अब बजट सत्र सामने है, 22 तारीख से 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बजट सत्र है और इस बीच विपक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा हमलावर रहने वाला है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अब राज्यसभा में मात्र 86 सीटों पर सिमट कर रह गई है बीजेपी और उसके पास वो आंकड़ा नहीं है जहां से वो किसी भी अपने कानून को, नियम को, विधेयक को, जो भी चाहे उसको पास करा ले, खासकर राज्यसभा में। और ऐसे में परेशानियां बीजेपी की बहुत जगह बढ़ने वाली हैं। बीजेपी की परेशानी सड़क पे भी बढ़ रही है, परेशानी उसकी संसद में भी बढ़ रही है। और इन परेशानियों के बीच जो अंदर खाने हैं, जो ओरिजिनलिटी, यानी जनता क्या सोच रही है, जनता के बीच क्या संविधान का मसला बहुत अंदर तक जा चुका है, गहराई तक पहुंच चुका है और उससे वो बीजेपी उबर नहीं पा रही है। जय संविधान का नारा बुलंद कर रहा विपक्ष, लेकिन अब बीजेपी को भी वही जय संविधान कहना पड़ रहा है। बैसाखियों के सहारे बीजेपी अपनी सरकार तो चला रही है, लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव, उसमें और बुरा हाल ना हो जाए, दुर्गति ना हो जाए, उसके लिए क्या बीजेपी कुछ छिपा रही है? इसी पे चर्चा हम कर रहे हैं। एक बार फिर से डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या लगता है बीजेपी यहां कुछ छिपा रही है? फिर से उसी सवाल। देखिए डॉक्टर साहब जी, देखिए डॉक्टर साहब, बीजेपी 4 जून से ही लगातार ये छुपा रही है कि 4 जून को जनता ने जो फैसला किया है वो वैसा नहीं है जैसा हम और आप या देश के बाकी लोग या विपक्ष के लोग व्याख्यायित कर रहे हैं। उसकी जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, बीजेपी उसे छुपाना चाहती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह कालीन के नीचे सरका देना चाहते हैं कि देश की जनता ने उनकी हिंदू मुस्लिम राजनीति को नकार दिया है। लगातार 4 जून से यही कोशिश चल रही है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी ने एक संकेत किया कि कुछ समय पहले, यानी पिछले इस लोकसभा चुनाव से पहले, मुसलमानों को अपने पास लाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की थी। मैं तारीख सहित याद दिलाता हूं, 1 अगस्त 2023, ठीक 1 साल होने जा रहा है, रक्षाबंधन आने वाला था। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि इस बार के रक्षाबंधन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाएं, उनके पास जाएं, उनसे राखी बंधवाएं। लेकिन तथ्य ये भी है कि प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद बीजेपी नेताओं ने उनके इस आह्वान पर ध्यान नहीं दिया। ज्यादातर लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स पर, उनके ट्विटर, फेसबुक पर ऐसी तस्वीरें साझा नहीं हुई जैसी कि प्रधानमंत्री कोई अपील करते हैं, कोई आह्वान करते हैं तो भेड़ चाल की तरह सब लग जाते हैं। करना भी चाहिए, उनके नेता हैं, अगर प्रधानमंत्री कोई निर्देश दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं या आह्वान कर रहे हैं तो उसे मानना चाहिए। इसके बावजूद चुनाव आते आते बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह लौट कर आ गए हिंदू मुस्लिम राजनीति पर। उसे जनता ने नकार दिया। अब उपचुनाव में भी जनता ने उनसे खारिज कर दिया है। तीसरी परीक्षा अब आने वाली है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव की। इस बीच में एक और वीडियो अभी वायरल हो रहा है कि वो कांवड़ियों के रास्ते में से जो फलों के ठेले हैं, सब्जियों के ठेले हैं, वहां के गाजियाबाद के प्रशासन ने कहा है कि इस पर अपने नाम लिखें। यानी हमारे समाज का पूरी तरह तालिबानीकरण करने पर उतारू हैं कुछ लोग, कुछ विचारधारा के लोग। इतनी विभाजनकारी राजनीति इस देश में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। तो इन सारी गतिविधियों का भी असर 10 सीटों के उपचुनाव में होगा। जो कुछ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, खास तौर से बीजेपी भी नहीं कहना चाहिए, वो तो सिर्फ मोदी शाह है, बीजेपी कहा है, वे जिसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो है उनकी विराट असफलता चुनाव में, जनादेश में प्रतिध्वनित जनता का मंतव्य, उसे वे छुपाना चाहते हैं। और जितना वे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही उघड़ते जा रहे हैं। इस कोशिश में अगर वे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जरा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह से हर चीज खुलकर सामने आ जाएगी। अभी जो थोड़ा बहुत ढका हुआ अनुशासन भी है पार्टी को, वो भी तार तार हो जाएगा। इसलिए मोदी शाह फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वे चाहते भी हैं योगी को हटाना, हटा नहीं पा रहे हैं। वे चाहते भी हैं कि इस देश के लोग भूल जाएं कि 80 सीटों में से सिर्फ 33 सीटें आई हैं। वे चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी मात्र 1,52,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। लोग इस बात को भूल जाएं।
वे चाहते हैं कि लोग भूल जाएं 400 का दावा करने वाली सीट 140 पर 240 पर सिमट कर रह गई। इस हताशा में, इस निराशा में, इस कुंठा में वे कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकते हैं। मैं फिर भी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनाव का इंतजार करूंगा, उसके बाद ये लड़ाई और तेज होगी राजीव जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें और अभी से उसकी खूब चर्चा होने लगी है। वो 10 सीटों पर उपचुनाव जो है वो कब होगा, शायद हो सकता है कि ये महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के समय हो, यानी विधानसभा चुनाव के समय, लेकिन चर्चा खूब चल रही है। अभी से खींचतान ऐसी कि सबको, निषाद पार्टी को भी सीटें चाहिए, अनुप्रिया पटेल को भी सीटें चाहिए, जयंत चौधरी को भी कुछ सीटें चाहिए। इन 10 सीटों में लड़ाई ऐसी चल रही है और उसके अलावा इंतजार सबको है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। और हम लोग भी समीक्षा इस पर बारंबार कर रहे हैं, क्योंकि अभी 13 सीटों के उपचुनाव हुए और उन 13 सीटों में मात्र 2 सीटों पर बीजेपी किसी तरह से, जी हां, किसी तरह से बीजेपी जीत पाई है और उसके बाद इनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। इस बीच जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उधर अमित शाह और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दोनों के बीच मुलाकात चल रही है, मीटिंग चल रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच मुलाकात थी, नरेंद्र मोदी अमित शाह के बीच। वो मुलाकात खत्म होती है और उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य हाजिरी लगा करके आ चुके थे, नड्डा से भी और अमित शाह के सामने भी, और अब भूपेंद्र चौधरी के साथ में। और ये तीसरी बार मीटिंग हो रही है। ये 3 बार की मीटिंग क्यों हो रही है, ये सब कुछ थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी क्या अंदर तक पहुंच चुकी है और उत्तर प्रदेश से अलग निकले, बाहर निकले तो दिल्ली में, ये सब कुछ दिल्ली में हो रहा है, तो दिल्ली में चल क्या रहा है। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी कि थोड़ा सा, ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोगों तक आती हैं, कुछ चीज़ें हम अनुमान लगाते हैं, उस आधार पे भी आपसे समझना चाहता हूं कि अभी देखिए बजट सत्र सामने है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आए हुए हैं दिल्ली में, वो उधर एक अलग प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में से एक अलग प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, अभी हेमंत जी बता भी रहे थे। और इधर उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रेशर है। इन सब के एपी सेंटर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं। कैसे देखा जाए इसको? राजीव जी, असल फेलियर तो नरेंद्र मोदी का ही है और नरेंद्र मोदी का फेलियर 2-3 फ्रंट पे है। एक सबसे बड़ा फेलियर जो उनका है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे है। और देखिए 2014 से 2019 तक की जो सरकार थी वो मनमोहन सिंह की पॉलिसीज का एक्सटेंशन था, वो चल रहा था, जो सिस्टम चल रहा था वो चलता गया। एक डिसरप्शन आया उसमें नोटबंदी का, लेकिन बावजूद उसके वो चलता रहा, नौकरियां लोगों को मिलती रही। अब 2019 के बाद से 2024 तक की जो सरकार चली, इसमें अडानी इकोनॉमिक्स हावी हो गया। ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड और अडानी इकोनॉमिक्स, और उसके चलते देखिए नफरत चरम पे थी, नौकरियां नहीं आई, जॉब्स नहीं क्रिएट हुए, महंगाई नहीं कम हुई, जो इकोनॉमी के बेसिक पैरामीटर्स हैं वो पूरे नहीं हुए। तो नरेंद्र मोदी साहब के पास वो सलाहियत, वो विजन है नहीं, ना इनके पास वैसी टीम है। तो इस वजह से ये समस्याएं, देखिए बेसिक समस्या आर्थिक है। बुलडोजर नौकरी नहीं दे सकता, बुलडोजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर सकता, बुलडोजर जो है वो बहुत कुछ नहीं कर सकता, स्कूल नहीं खोल सकता, वो अस्पताल नहीं बना सकता। आप बुलडोजर पे खड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ, और वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नफरत की पॉलिटिक्स केवल आपको एक एज दे सकती है कि पोलराइजेशन से आपको एज मिल गया, आपने जहां 32% आता था वोट आपका 34% हो गया, 37% हो गया। लेकिन आप चाहें कि सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स पे आप देश में शासन करते रहेंगे तो ये संभव नहीं होगा। ये देश की जनता ने बता दिया है और ये धीमे धीमे इसका कम होता जाएगा प्रतिशत। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पे लगातार नरेंद्र मोदी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ना आगे भी कर पाएंगे। उनको बहुत सारा हिस्सा अभी चंद्रबाबू नायडू को देना है,
बहुत सारा हिस्सा उनको बजट का ही बिहार को देना है, क्योंकि वो सरकार चल रही उनके उनके समर्थन से, उसको नकार नहीं सकते वो। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी, की पूरी बीजेपी में, चाहे आप महाराष्ट्र को ले लें, देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे बनाम एकनाथ खड़से चल रहा है, राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे चुके हैं, बिहार में अश्विनी चौबे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान उनके बेटे जो है वो मोहन यादव के खिलाफ जो कुछ भी कर रहे हैं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी केवल, तो अनिल विज है वहाँ पे। तो बहुत सारे, मतलब पूरी बीजेपी में इस वक्त जो है अनरेस्ट है, और वो अनरेस्ट का एक कारण है कि फुल टाइम पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है जेपी नड्डा की, वो रबर स्टैंप है। पार्टी मोदी और अमित शाह ही चला रहे हैं जी। पार्टी भी है, सरकार भी। अब वो उनकी नीतियां, उनके तौर तरीके कामयाब नहीं हो रहे। वो कामयाब कब होते हैं? जब कॉर्पोरेट का मदद मिले, जो इलेक्शन कमीशन भी एक तरफा हो, और मीडिया भी हिंदू मुसलमान करे, और समाज हिंदू मुसलमान को एक्सेप्ट कर रहा हो नफरत को। अब वो सब चीजें काम नहीं कर रही हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हेमंत जी कह रहे थे, देखिए जो योगी आदित्यनाथ का विकल्प तो अभी बीजेपी के पास नहीं है। मैं बाकी अपने साथियों से सहमत हूं कि योगी आदित्यनाथ आसान नहीं होगा कि आप उनको हटा के केशव प्रसाद मौर्य को या किसी और को वहां बैठा दें। वो होगा नहीं, वहां बगावत होगी। योगी आदित्यनाथ आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं आते, जो बहुत अनुशासित बच्चे की तरह वो मान जाएंगे। दूसरी बात देखिए, दिल्ली ने हमेशा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने योगी सरकार को फ्री हैंड दिया ही नहीं। आप जानते हैं कि आनंदीबेन पटेल वहां गवर्नर हैं। अभी हेमंत जी चर्चा कर रहे थे डीएस मिश्रा चीफ सेक्रेटरी के जी। 3 बार उनको एक्सटेंशन दिया गया। वो बेसिकली दिल्ली के आदमी थे। उत्तर प्रदेश में अभी भी फुल टाइम डीजीपी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का पैनल नहीं बनने दिया जाता है। जिस अधिकारी को मोदी जी ने शंट किया, उसको मोदी जी ने जो है वो प्रसार भारती का सीईओ बना दिया रिटायरमेंट के तुरंत बाद। तो ये जो दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है वो आज की नहीं है। और डीएस मिश्रा ने चीफ सेक्रेटरी रहते हुए योगी आदित्यनाथ की किसी बात को वो हमेशा काटते ही रहे हैं। अपने ही से उन्होंने जियो एक बार इशू कर दिया कि पुलिस का जो है रिव्यू कौन करेगा। उन्होंने डीएम को कह दिया, बाद में उसको रिवर्ट करना पड़ा। तो मतलब कहने का ये कि ये लड़ाई योगी आदित्यनाथ और मोदी और अमित शाह की आज की नहीं है, ये चली आ रही। और उनको कभी भी योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड नहीं मिला है। उनके ऊपर एक गुजराती तंत्र जो है वो हावी रहा है हमेशा, उससे वो मुक्ति नहीं पा पाएंगे। अभी हेमंत जी कह रहे हैं अगर वो बात सच निकलेगी तो वो और एक कांटा वहां पे बो दिया जाएगा कि चीफ सेक्रेटरी जो अभी रिटायर हो गए हैं उनको एमएलसी बना के अगर गृह मंत्री बना दिया जाएगा, उसको योगी आदित्यनाथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये फ्रिक्शन चलेगा यूपी में। अब बीजेपी को नई लीडरशिप इन्वेंट करनी है और बड़ा मुश्किल काम है उनको अब मोदी के विकल्प के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि अगर ब्रांड मोदी नहीं चल रहा है तो ब्रांड मोदी का विकल्प तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए लाना। लेकिन ये बात सच है कि ब्रांड मोदी नहीं चल रहा है। इसको जितना भी ढक लें, उसको कवर अप जितना भी कर लें, नुकसान तो वो हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये नुकसान हो चुका है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ब्रांड मोदी की बात और वो किस ढंग से अब ऑलरेडी कहें तो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। और ये बात आरएसएस के लोग भी कहते रहे हैं। आरएसएस का मुखपत्र इसको ऑलरेडी प्रचारित कर चुका है, छाप चुका है। और अब बहुत कुछ इस बीच है। अगर चर्चा करें डाउनफॉल ऑफ नरेंद्र मोदी, डाउनफॉल ऑफ बीजेपी
के 10 साल के शासन का, तो उसमें बहुत कुछ है जिस पर चर्चा आज की तारीख में नहीं होती है। और यहीं पर बीजेपी की जगह पर अगर कांग्रेस होती तो चारों तरफ बिल्कुल प्रचार तंत्र चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही होती कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और किन किन की चर्चा आप करें, आप बद्रीनाथ की चर्चा कीजिए, आप चर्चा अयोध्या की कीजिए, आप चर्चा रामेश्वरम की कीजिए, आप चर्चा नासिक की कीजिए, आप चर्चा के केंद्र में अगर योगी आदित्यनाथ को लाते हैं, उत्तर प्रदेश को लाते हैं तो उनको लेके आइए, बिहार की चर्चा कीजिए, आप चर्चा महाराष्ट्र की कीजिए, चर्चा आप दिल्ली या हरियाणा की कीजिए, सब तरफ। और इन सब जगहों पे आप देखेंगे नरेंद्र मोदी का सितारा जो है वो अब गर्दिश की तरफ बढ़ता हुआ, या गर्दिश में है कह सकते हैं। लेकिन हेमंत जी, क्लोजिंग कमेंट। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हेमंत जी, आपके पास आना चाहता हूं। आप बिहार का जिक्र कर रहे थे और वहां से लेकर ये बजट सत्र में, क्योंकि जब बहुत कुछ है जिसमें अभी और कितनी चर्चा की जाए, समय खत्म हो चुका है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट, इस बजट सत्र में बिहार की कोई भूमिका आप देख रहे हैं क्या? बिहार से ये आवाज और बुलंद होगी कि हमें स्पेशल पैकेज चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए? ये बातें अभी थोड़े दिन पहले 29 जून को जो यहाँ बैठक हुई है जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक, उस बैठक में तो ये बात लिखित तौर पे ले आई गई, लेकिन क्या उसको रिफ्लेक्ट होते हुए आप देखते हैं? राजीव जी, ये जो डिमांड है, इस डिमांड को लेकर के मुझे लगता है कि जो अभी जो स्थिति है उसमें बीजेपी जेडीयू या कह लीजिए केंद्र सरकार और बिहार की सरकार कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है। उसमें ऐसा नहीं है क्रॉस द टेबल बैठ करके और वो ये डायलॉग किया जाए कि नहीं हमको ये चाहिए। वो उनके जो संजय झा का जो एक बयान में देख रहा था अभी हाल में, तो उसमें ये लग रहा था कि बहुत वो लिजा ढंग से कह रहे, वो हम लोग प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं बिहार की स्थिति। अभी जो ये सतत विकास का इंडेक्स जो आया है उसमें बिहार कहाँ है, इसको प्रधानमंत्री जी भी समझते हैं, बीजेपी के लोग भी समझते हैं। तो हमको अभी विशेष पैकेज का मसला है वो हो जाए, उसके बाद तो सब मिलकर के सरकार चला रहे हैं, वहाँ अपनी सरकार है, यहाँ अपनी सरकार है। तो ये जो टोन है उसमें ये नहीं लगता है कि ये इसको कहीं बहुत अधिक इसमें खींचतान होने वाली है। तो ये इसको लेकर के तो एक ये स्थिति है यहाँ पर। लेकिन दूसरी ओर ये है कि इसको नीतीश कुमार को क्यों इन चीजों को ऊपर रखना पड़, विपक्ष वहां पर इन चीजों को लेकर के काफी आक्रामक है। खास करके सीपीआईएमएल का एक अभियान अब शुरू हुआ 1 महीने का, जिसमें कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के काफी ये 1 महीने का कैंपेन चल रहा है। आज अभी थोड़ी देर पहले वहां मीटिंग हुई है जो इंडिया अलायंस की, उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि जो बिहार में जो बढ़ता हुआ अपराध है और खास करके जो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, तो 20 तारीख को राज्य भर में जिला मुख्यालयों पर बड़ा प्रदर्शन इंडिया अलायंस की ओर से होने जा रहा है। तो ये एक बिहार भी एक गरमा रहा है, तो विपक्ष इसको लेकर के मुझे लगता है कि ज्यादा तल्ख है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी विशेष राज्य के दर्जे को इस रूप में लेकर के सामने आती है कि ताकि ये दिखाया जा सके कि इसको लेकर के हम भी चिंतित हैं। लेकिन आप बताइए कि राज्यसभा के जो उपसभापति महोदय हैं, जो जेडीयू के मेंबर है राज्यसभा में, एक बड़े अखबार के प्रधान संपादक भी रह चुके हैं, उन्होंने अभी जो हाल में इंडियन एक्सप्रेस पे एक लेख लिखा था, उसमें लिखा कि कैसे यहाँ पूरे संसद की कार्रवाई को किस तरह से ये लोग विपक्ष जो है वो डिरेल करता है। लेकिन हरिवंश जी ने अभी तक यह लेख नहीं लिखा है इस नए माहौल में कि बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं चाहिए, जबकि उस अखबार में, मैं भी उस अखबार में काम करता था, उस अखबार में ये पूरा 10 सालों तक कैंपेन चला था। जब तक हरिवंश जी प्रधान संपादक रहे वहां पर ये कैंपेन चला था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। दुनिया में वो पहला अखबार था जिसका टैगलाइन अलग अलग था, झारखंड के लिए अलग और बिहार के लिए अलग। तो और उसी के संपादक जी अब जब उपसभापति है, अभी उन्होंने लेख लिख रहे हैं कि कैसे विपक्ष जो है वो पूरा डिरेल करता है लोकसभा की कार्रवाई को। लेकिन उन्होंने एक भी लाइन लिखना मुनासिब नहीं समझा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। तो ये इस स्थिति है बिहार को लेकर के। और एक बात मैं यूपी के बारे में कह दूं, जो प्रशांत जी कह रहे थे कि अभी एक वेबसाइट पर मैं देख रहा था कि उस वेबसाइट ने एक खबर चलाई कि वहां दुर्गा शंकर मिश्र लगभग 2.5 सालों तक चीफ सेक्रेटरी रहे, लेकिन उनके चीफ सेक्रेटरी रहते हुए यूपी में बीजेपी बुरी तरह हार गई। ये आप समझ लीजिए कि इनके लोग जो है किस किस तरह के कुतर्क गढ़ते रहते हैं कि अब
ये खबर चलाई जा रही है कि दुर्गा शंकर मिश्र की वजह से वहां चुनाव नहीं जीता जा सका। तो ये कहाँ किस पर ठीकरा फोड़ते हैं? ये योगी जी की तरफ से ये खबर योगी जी के शुभचिंतकों ने ये खबर प्लान करवाया या इधर के लोगों ने प्लान करता है, क्या हुआ है? लेकिन अब दुर्गा शंकर मिश्र इतने महत्वपूर्ण हो गए हुए हैं कि उन पर जिम्मेवारी डाली जा रही है कि इनकी वजह से वहां चुनाव हार गए क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। बताइए कि इस दिवालियेपन का कोई मतलब है इसका? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, आंध्र प्रदेश की बात हो या दिल्ली की बात हो, और चारों तरफ चर्चा में अभी बीजेपी है, नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सरकार है। आने वाले समय में देखते हैं और क्या कुछ होता है, लेकिन चर्चा जारी रहेगी। और उधर दिल्ली में मुलाकातों का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी जो अध्यक्ष हैं इस वक्त, वो भूपेंद्र चौधरी, ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है जेपी नड्डा के सामने। लेकिन और क्या होता है, इस बीच उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी होती है। प्रधानमंत्री भी इसमें कूद पड़ते हैं इस पूरे घटनाक्रम में, अब वो भी हैं। और उत्तर प्रदेश आखिर क्यों इतना परेशान कर रहा है बीजेपी को, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है और 80 सीटें हैं। और ये बीजेपी को भी पता है कि शायद ही बहुत